बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए। पिछले 1.5-2 महीनों में चुनाव प्रचार में उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक रखा था। 28 सीटों पर उन्होंने ताबड़तोड़ 84 रैलियां और 10 रोड शो किए, लेकिन अब मतदान के बाद वे थोड़े रिलैक्स मूड में दिखे। फुर्सत के इन पलों को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। एक होटल में लंच पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत चुनाव प्रबंधन में जुटी रही कोर टीम मौजूद रही। लंच के दौरान हंसी मजाक हुआ और ठहाके लगे। चुनावी आपाधापी खत्म होने के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले नजर आए। देखिए, चुनाव प्रबंधन कितना अच्छा रहा। यहाँ पर जितने लोग प्रबंधन के हमारे हैं, उनके सबके चेहरे देख लो, आपको तो पता चल जाएगा कितना अच्छा रहा। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे आज उतरे हुए हैं। कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार फिर बनेगी। मतदान के बाद पीसीसी में भी हलचल बढ़ गई है। कार्यालय में मतगणना की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भी मुस्कान बिखरी दिखी। बीजेपी तो सत्ता में बने रहने का दावा कर ही रही है। कमबैक को लेकर कांग्रेस भी मजबूत दावा कर रही है। समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। इस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। दावे हैं, दावों का क्या। 28 सीटों पर मतदान के बाद अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर दोनों तरफ उम्मीदों के सितारे चमक रहे हैं। लेकिन परीक्षा का परिणाम तो 10 नवंबर को आएगा, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिन छोटे बड़े चेहरों के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया, उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कॉन्फिडेंस में कितना दम। एक गाना है, जब भी कॉन्फिडेंस की बात होती है तो मेरे जहन में कौनता है, आ देखें ज़रा किस में है कितना दम। तो ये गीत इस समय फिजाओं में गूंज रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के जो सूरमा हैं वो इसी गीत के सहारे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक धड़ा जो है, जिसको हम बीजेपी कहेंगे, वो कुछ अधिक आत्मविश्वास में नज़र आ रहा है। और यही वजह रही कि आप कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन पार्टी रही। और रिलैक्सेशन पार्टी परिणाम के पहले टीम तब करती है जब उसको नतीजों के लिए काफ़ी बेहतर उम्मीद प्रतीत होती है। तो वो तमाम अपने पहले 2 दिन 3 दिन वो तमाम पेन कॉपी लेकर बैठती है, कैलकुलेशंस करती है और फिर उसके बाद ये अंदाज़ा निकालती है कि कम से कम इतना तो है साहब, यानी हम ना सिर्फ सेफ हैं बल्कि हम ये इस मैच में एक अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल लूज़र एंड पर खड़ी है या उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। जब तक चुनाव के नतीजे सामने ना हों और जिस तरह का ये चुनाव था, कांग्रेस की उम्मीदें भी भरपूर तरीके से जीवित हैं। लेकिन कांग्रेस चूँकि अपोजिशन में है और चोट खा चुकी है एक बार, तो वो चाह कर भी अभी खिलखिला कर हंस नहीं सकती है। तो आप ये ना माने कि ये पार्टी खिलखिला कर हंस नहीं रही है तो इसका मतलब है कि सूपड़ा साफ हो गया। एक तनाव है, तनाव नतीजों का भी है, तनाव मतगणना का भी है। उसके मन में नाना प्रकार की चीज़ें रहती हैं जब आप रूलिंग पार्टी में नहीं होते हो। 2018 में भी कांग्रेस रूलिंग पार्टी नहीं थी और तीनों नेताओं ने कंट्रोल रूम में मोर्चा संभाला था, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय कांग्रेस में थे और दिग्विजय सिंह। तो तमाम चीज़ें हैं, देखते हैं किस में कितना है दम। जनता तो फैसला कर चुकी है, नतीजे आने बाकी हैं। अब देखते हैं कि ये जो दोनों ही दल जो एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि 28 की 28 सीटें भी हमारे पास होंगी, इन दावों की कितनी शान चढ़ेंगे ये दावे जब कसौटी पर ये आएंगे, देखते हैं। क्योंकि दावा करने वाले ये भी कह रहे हैं 14-14 पर भी टाई हो सकता है। अब देखते हैं साहब क्या होता है, क्या बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे, चूँकि मामला काफ़ी राजनीतिक दृष्टि से गंभीर है
तो जगदीश द्विवेदी जी रहेंगे भोपाल से और डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं हमारे साथ ग्वालियर से, जो ग्वालियर की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और राजनीति के दो धुरंधर हमारे साथ रहेंगे और दोनों ही वीरेंद्र सहवाग की शैली में बल्लेबाजी करते हैं। शंकरलाल तिवारी जी हैं जो विंध्यांचल की पहचान है, धवल श्वेत दाढ़ी, और एक ट्रेड यूनियनिस्ट के तौर पर उनकी बड़ी गहरी पहचान है। बहुत स्वागत करता हूं उनका। और साथ ही संजय यादव जी हैं, बहुत वो भी एक आक्रामक बल्लेबाजी के तेवर को पसंद करते हैं और जबलपुर खनकता है, माँ रेवा खनकती हैं उनके व्यक्तित्व में। कितने आदमी थे वो, गब्बर सिंह तो कितने आदमी थे पूछते थे, जबलपुर में कितने आदमी थे ऐसा पूछते हैं, तो संजय भाई भी कुछ ऐसे ही पूछते हैं कितने आदमी थे। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। पहली टिप्पणी जगदीश जी की। जगदीश जी, बहुत संक्षेप में, मेहमान 4 हैं आज हमारे साथ, एक छोटी टिप्पणी आपकी शुरुआत करके मैं आगे बढ़ूंगा। किसमें कितना है दम? जी जी जगदीश जी सर। शरद जी, 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव जो है ना, इसके जो परिणाम हैं, इस परिणामों को लेके ना तो दावा बीजेपी कर सकती है ना दावा कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि मैं जितना समझता हूं, मेरा अपना आकलन बता रहा हूं, चुनाव दो चीजों पर पूरा चुनाव प्रभावित करेगा। 2 चीजों पे। पहली चीज, अगर चुनाव बीजेपी बनाम शिवराज हुआ है, मैं कह रहा हूं क्योंकि परिणामों की हम बात नहीं कर रहे, अगर चुनाव बीजेपी बनाम कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह हुआ है तो फिर बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं। और अगर चुनाव टिकाऊ बनाम बिकाऊ के मुद्दे को जनता ने काम किया है अगर, तो फिर कांग्रेस की सीटें ज्यादा मुझे आती दिख रही हैं। ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं सही हूं, गलत हूं, नहीं हूं, लेकिन ये दोनों मुद्दे काम करेंगे। जनता के बीच में टिकाऊ बनाम बिकाऊ का मुद्दा कितना काम किया और बीजेपी उस मुद्दे को कितना ज्यादा जनता के दिमाग से वॉश करने की स्थिति में रही। हालांकि और चूंकि बीजेपी के पास टीम बड़ी थी, मेहनत उनके लोगों ने ज्यादा की, नेताओं की उनके पास फौज बड़ी थी, इसलिए उनका उत्साह में होना स्वाभाविक है। और जो आपने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोट लगती है, और कांग्रेस को तो सीधी दिल पे चोट लगी है, तो दिल पे चोट खाया हुआ व्यक्ति थोड़ा संभलने में देर लगती है, लेकिन कांग्रेस में भी उत्साह है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ग्वालियर चंबल सत्ता सिंहासन की चाबी सिर्फ ग्वालियर चंबल से होकर गुजरनी है, ऐसा मेरा मानना है। आपने शॉर्ट में कहा, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बिल्कुल। आपको सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश, बिल्कुल डॉक्टर सत्य प्रकाश, मैं जो जगदीश जी ने सवाल खड़ा किया है उसी पर आपकी राय तुरंत जानना चाहूंगा संक्षेप में आपसे भी। क्या टिकाऊ बिकाऊ का मसला ग्वालियर चंबल में प्रमुख रहा या कमलनाथ वर्सेस चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का मसला अहम रहा, या आपको लगता है कुछ सीटों में बट गया ये मसला, कुछ जगह सीएम शिवराज और कमलनाथ थे या ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और कुछ जगह टिकाऊ बिकाऊ था? किस तरह देखते हैं सर इसको? जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। सर, आपने सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में कितना है दम, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है कि बिफोर द इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन वो एक कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करते हैं। ठीक वैसा ही कॉन्फिडेंस यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर दिख रहा है, पहली बात जी। अब रही सही बात कि ये टिकाऊ बिकाऊ या शिवराज कमलनाथ, शिवराज नो डाउट प्रदेश का बड़ा चेहरा है, लोगों की पसंद है, लेकिन जैसा कि जगदीश जी ने कहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर या हर रीजन में, चाहे निमाड़ हो, चाहे मालवा हो, चाहे ग्वालियर रीजन हो, बुंदेलखंड हो या रायसेन हो, वहां पर ये मुद्दे अलग अलग रहे। कहीं पर शिवराज बनाम कमलनाथ जी रहा, कहीं पर कमलनाथ जी बनाम सिंधिया जी रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें, क्या मैं ये अनुमान लगाऊं आपके कहने से कि टिकाऊ बिकाऊ व्यापक तौर पर मुद्दा नहीं रहा? जी जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी जी जी। व्यापक मतलब पूरी 28 सीट्स पर तो ये मुद्दा नहीं रहा, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जिन सीट्स पर सिंधिया अपनी पकड़ मान के रखते हैं, उन सीट्स पर ये मुद्दा कांग्रेस लाने में मेरे ख्याल से सफल दिखती नजर आई है मुझे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये और ग्वालियर चंबल में जो कहें कि कांग्रेस के कांग्रेस की स्थिति मजबूत है या फिर बीजेपी की, यहाँ ये जो बैटल थी बड़ी टफ बैटल है, क्योंकि दोनों सिंधिया जी ने अपनी पूरी जीवन की जितनी बड़ी कैंपेनिंग हो सकती थी उन्होंने की। इस रीजन में उनका सपोर्ट नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, शिवराज सिंह जी ने किया, तो ये सपोर्ट खाली तो नहीं जाएगा। लेकिन पूरी लड़ाई की लड़ाई, जैसा कि
उन्होंने, हमारे दूसरे पत्रकार साथी ने कहा है कि पूरी लड़ाई टिकाऊ बिकाऊ पर टिकी हुई है। टिकाऊ बिकाऊ अगर चल गया तो आप देख लेना कांग्रेस बढ़त में जाएगी, अगर टिकाऊ बिकाऊ नहीं चला तो शिवराज सिंह जी का कॉन्फिडेंस जो है, आई थिंक मुझे वो भी कॉन्फिडेंस कुछ अच्छा दिखाई देता है। तो मतलब बड़ा ही एक, अभी हम नतीजों के अनुमान को लेकर ऐसे मोर्चे पर खड़े हैं जहां से हमें लगता है कि ये कुछ भी आप इस पर अभी ये नहीं कह सकते कि इसका बहुत ज़बरदस्त बढ़त के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल तिवारी जी क्या कहते हैं मैं जान लेता हूं, फिर संजय जी की तरफ बढ़ूंगा। तिवारी जी, अगर आप आश्वस्त हैं और अपनी पार्टी के जाहिर तौर पर इस नज़रिए से इत्तेफाक रखते ही होंगे कि 28 के 28 तो चलिए एक मनोबल बढ़ाने वाला जुमला है, लेकिन आप ये मानते हैं कि बहुत अच्छी ताकत और शक्ति से आप ये दावा करेंगे ही कि बीजेपी सरकार में और मजबूती प्रदान करने के लिए लौट रही है फिर से ताकत से। और तो क्या आधार आप देखते हैं इसका? अब तो मतदान हो ही चुका है, क्या देखते हैं आप रीजन से? मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी जो एक विषय आया और पूरे चुनाव में वो विषय कहीं न कहीं, चूंकि कांग्रेस का प्रथम बिंदु था वो चुनाव के संघर्ष बिंदुओं में, टिकाऊ और बिकाऊ का। वैसे जहाँ तक आंकड़े और फिगर निकालने की बात है, कार्यालय ने निकाले हैं, जैसा आप कह रहे हो कॉपी डायरी लेके, और आप भी जो बैठे हुए मुझसे सवाल कर रहे हो छोटे आदमी से, है ना, और वो साथ में डॉक्टर सत्य प्रकाश जी और जगदीश जी, जो आंकड़े आपके पास है वही आंकड़े सही है, पर हम लोगों को बोलना है कुछ। और इस नाते मैं आपसे कहूँ कि टिकाऊ बिकाऊ का नारा आप खुद भी अपनी कमेंट दीजिएगा इसमें, इसलिए मैं बहुत कारगर नहीं मान रहा, जैसा अभी छन के भी आया कि कुछ क्षेत्रों में ये असरकारक रहा, और छन्ना लगते लगते ये हो गया कि जो ज्योतिरादित्य जी की बहुत पर्सनल सीटें थी वहां पर ये हो सकता है कि थोड़ी मारक रहा हो या नुकसानदायक रहा हो बीजेपी के लिए। और मेरा जो अपना सोचना है, इस तरह के नारों का कोई बहुत असर आम मतदाता में नहीं पड़ता है माननीय जी। आम मतदाता अगर बहुत कुछ सोचता है तो एक ही बात सोचता है कि ये कौन सी सरकार हमारे लाभ की है। तिवारी जी, बहुत ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत ईमानदारी से, मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डाल रहा हूँ। आप कह रहे हैं टिकाऊ बिकाऊ इशू नहीं है, तो क्या लोग ये मानते हैं कि राजनेताओं के लिए दल बदलना या तथाकथित जो आरोप लगते हैं लेन देन के, ये बहुत सहज है? नहीं, ये सहज नहीं है, इनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए जी। पर दिक्कत ये हुई है कि पूरे कुएं में जब भांग पड़ी होती है तो कोई किसी को कुछ भी कहता रहे। आज जो कांग्रेस के कैंडिडेचर आए आदरणीय, उन कैंडिडेटों में आप देखेंगे पारुल साहू, उन कैंडिडेटों में आप देखेंगे बीजेपी के पुराने नेता कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बगल की सीट में कांग्रेस छोड़ करके जो आया वो बीजेपी का कैंडिडेट है, और दूसरे सीट में, अंतर की सीट में, जो बीजेपी छोड़ के वो बीएसपी छोड़ के आया है वो कैंडिडेट है। और इसलिए ये प्रयास हुआ है कांग्रेस से, पर मेरा सोच ये है कि ये उनका जो नारा था ये भोथरा हो गया। और इस नारे के बीच में एक बात आई है तटस्थ मतदाताओं में आखिरी टाइम पे कि स्थिर सरकार हो। ये 15 महीने खूब तमाशा मध्य प्रदेश में चला, और स्थिर सरकार में शिवराज जी का चेहरा जो है और भाजपा का जो मतदान केंद्रों तक काम रहा है संगठनात्मक, उसके ऊपर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दारोमदार है, और कांग्रेस के प्रचारक गायब थे साहब पोलिंगों से। चलिए मैं जवाब लेता हूँ तिवारी जी। पोलिंग एजेंट बैठे नहीं जी, ये जवाब मैं लेता हूँ। ये बात आप जो कह रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आने की बात दावे हुए हैं कि ऐसा पाया गया, ये चीज़ हमने भी सुनी है, लेकिन ये होता है जब कांग्रेस संगठनात्मक रूप से, ये तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का स्वरूप वो नहीं है बिल्कुल भी जो बीजेपी का है। संजय जी, आपने देखे 2-3 महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि टिकाऊ बिकाऊ वहीं प्रभावी है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत ताकत झोंकी है, यानी ग्वालियर चंबल में। तिवारी जी ने भी इसको माना है कि ऐसा हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये नहीं है, लेकिन जहां सिंधिया जी हैं वहां इसका इम्पैक्ट हो। दूसरा, तिवारी जी का दावा है बीजेपी से कि सिर्फ स्थिर सरकार का मसला महत्वपूर्ण है, और वो ये भी मानते हैं कि जब पूरे कुएं में भांग घुली हो तो फिर काहे का टिकाऊ बिकाऊ। सर संजय जी 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 जी
देखिए, मैं तिवारी जी की कुछ बात से सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, और मैं संयोगवश सिंधिया जी की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभारी था अशोकनगर से। अशोकनगर के बाजू से बमौरी लगी हुई है पास ही में, और मुगावली अशोकनगर जिले में आती है जी। तो पहले जब मैं गया वहां देखा, मैंने अपनी सुना कानों से कि टिकाऊ बिकाऊ वाला मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावित था वहां। वो मैं सडोरा ब्लॉक के भोगावली गांव में गया, मैं नाम भी बता रहा हूँ, भोगावली गांव में जी जब गया तो मैंने वहां लोगों से पूछा क्या स्थिति है। तो वहां के लोगों ने, मैं ईमानदारी से स्पष्ट बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वहां के लोगों से सुना। यादव बहुल गांव में गया था, चूंकि मैं भी यादव था तो स्वाभाविक रूप से वहां का लोगों का सम्मान देना स्वाभाविक था। वो सडोरा बेल्ट रघुवंशी बेल्ट कहलाता है, लेकिन 9-10 गांव यादव बहुल है जी। तो मैं एक भोगावली गांव गया, मैंने वहां से पूछा यहाँ क्या स्थिति है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, जज्जी के खिलाफ वोट डालेंगे जी। हमने कहा ऐसा क्यों डाल रहे जज्जी के खिलाफ? कांग्रेस बोले हमें कांग्रेस के प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें ये मालूम है कि जज्जी ने जितना मिला है, ये आम आदमी बात कर रहा था, उससे ज्यादा नदी हमारी, रेत हमारी, लेकिन जज्जी ने हमें 1800 रुपए ट्राली में रेत दी है। तो जज्जी के खिलाफ पर्सनल आक्रोश था। और फिर मैं जब दूसरी जगह जाता था तो वहां के लोगों को मैंने क्षेत्र में देखा कि क्षेत्र में कोई विकास सिंधिया जी द्वारा 10 साल में, कांग्रेस में जब भी 5 साल मंत्री रहे 10 साल, सिंधिया जी द्वारा वहां कोई विकास नहीं किया गया। और लोगों के मन में जो कमलनाथ जी की जो अच्छाई थी, मैंने जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर थी देश में, इसको हम मानते हैं, मोदी की लहर ने देश में, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये मैंने अभी लहर कमलनाथ जी के प्रति देखी और आक्रोश सिंधिया जी के प्रति देखा। मैंने अपने आंखों से देखा और महसूस, मैं 1 महीने था वहां अशोकनगर में, मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ, वो बाजू से मुगावली की, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहां की स्थिति बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने कहा। और जब अब फीडबैक मिल रहा, जो पहले हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग अशोकनगर लंबे मार्जिन से जीतेगी कांग्रेस 20-25 हजार से, क्योंकि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट अच्छा था। जैसा लोग बोल रहे हैं कि बूथ में प्रभारी नहीं थे, कमलनाथ जी ने 3 महीने पहले से हम लोगों को भेजकर वहां हम लोगों के पेज प्रभारी, मंडल, सेक्टर अध्यक्ष तक बनाए थे, उनके माध्यम से हम लोग काम करते थे। संक्षेप में जी। और कांग्रेस का संगठन इतना अच्छा मजबूत था कि हमें रोज की रिपोर्ट मिल जाती रही। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ शरद जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कमलनाथ जी के लोगों ने कुछ 15 साल की सरकार के गौशाला को बहुत सराहा है। बिजली का बिल जो आता था कांग्रेस शासन में कम आता था, अभी 5-6 महीने में बिजली का बिल बढ़ गया। वो पेंशन, जो पेंशन 600 रुपए हुई, उसको भी लोगों ने कमलनाथ की स्वीकार किए। वो लोगों का ये कहना था कि 15 महीने तो हुए, 15 महीने हमने 5 साल का इनको मौका दिया था, 15 महीने तो हुए, 15 महीने में उन्होंने 5-6 काम करके तो दिखाए हैं, चाहे किसान ऋण माफी हो। तो ये चीज देखने में आई है कि ग्वालियर चंबल में जो पता चल रहा हम लोगों को, पहले तो हम लोगों को पता चल रहा था कि 17-18 सीटें जो फीडबैक मिल रहा था यहाँ वहां से, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन 10 तारीख पास आते जा रही, वैसे वैसे लोग ये कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि भैया 26 से 28 सीट का, 26 से 27 कांग्रेस आएगी। वो मैं 10 तारीख को आपको भोपाल में स्टूडियो आऊंगा, आपको मिठाई लेके। चलिए, मैं शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ और तिवारी जी को भी देता हूँ। मैं घर जाऊँ क्या यादव जी? हम लोग घर जाए क्या? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा मिठाई लेके, पंडित जी, दिवाली की मिठाई। अरे मैं मजा ले रहा हूँ यादव जी, मजा ले रहे हैं, हम जबलपुर सत्ता के लोग हैं। आदरणीय द्विवेदी जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, बघेलखंडी भाषा में, उसका मजा ले लीजिए। जी बोलिए सर। उड़े तो उड़े, जेतवे उड़ाए रहे हैं यादव। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप जी। जेतवा में आटा पीसती थी, वाह, तो कई बार आटा वाटा मजदूर का घट जाए पौआ खान, जी, तो वो कह देती थी कि आटा उड़ गया मलकिन। सही बात है। अब जो है तो वो कोई कहे कि साहब जेतवा उड़गा, ये यादव जी कह रहे हैं, अब क्या करें। एक कहावत आपके कहने पे याद आई मुझे, विंध्य की एक यादव जी की पार्टी के नेता के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी रीवा में। मैं भी उस इलेक्शन में गया था और उन नेताजी के साथ रहा। दादा नहीं है, दाऊ हैं, वो वोट न देवो ताऊ हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि बिहार के एक बड़े मूर्धन्य नेता उनको अपना गुरु मानते हैं,
और परामर्श लेने के लिए आते थे, तो मुझे भी बड़ा गर्व होता था कि मध्य प्रदेश में इस कद के और इस लेवल के नेता हैं जिनसे पूरा कर दूं। जी बोलिए बोलिए। दादा न हो दयु है, हाँ, और वोट न मिले तब है। हाँ सही बात जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वोट नहीं दोगे तब भी देवता है भैया ये तो। मतलब आप अब ये लोकतंत्र के सामने एक चुनौती जरूर है कि वोट न देवो ताऊ है, कि मतलब दादा नहीं है दाऊ है, दादा जी, वोट न मिले तबाऊ है। वाह वाह जगदीश जी, जो बात की है संजय जी ने, तो एक महत्वपूर्ण दावा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण दावा ये कर रहे हैं सर वो कि एक लहर है कमलनाथ जी के पक्ष में, जैसी लहर वो कह रहे हैं कि 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी जी के पक्ष में देखी है, 2014 और 2019 में। तो यानी लहर की बात कांग्रेस कर रही है। तो कमलनाथ जी की बात हमने पहले भी की है कि वो एक सर्व स्वीकार्य नेता कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, ये कांग्रेस के लिए जरूर एक बहुत सकारात्मक संदेश है। एक अच्छी बात है कि कमलनाथ जी का कद इस चुनाव में काफी बड़ा हुआ है। जी, ये तो क्या लहर आप देखते हैं कहीं, या कुछ सीटों पर हो सकती है, कि किस तरह देखते हैं आप इसे? जी जी शरद जी, लहर देखना काम संजय यादव जी का है, चूंकि वो उस पार्टी से विधायक हैं और उनकी गिनती भी कमलनाथ समर्थकों में होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में सालों बाद में स्थिति देख रहा हूं, चूंकि पॉलिटिकल हम और आप पहले से परिचित है, पॉलिटिकल बीट मेरी सालों से रही है। कांग्रेस में सालों बाद एक ऐसी स्थिति आई है, बल्कि कि एक नेता कम से कम कांग्रेस में ऐसा रहा जो सर्व स्वीकार है। अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस इस समय धड़ेबाजी से मुक्त है, जो छत्रपवाद था उससे कांग्रेस मुक्त होकर निकली है और कमलनाथ जी को सर्व स्वीकार नेता माना गया है। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए शुभ लक्षण होता है। बीजेपी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी, एक लंबा कालखंड उनका संघर्षों का रहा है, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग सीनियर हैं। लेकिन बीजेपी केवल इसलिए आगे बढ़ी कि एक बार संगठन ने कोई बात तय कर दी, फिर सारी असहमति बंद, और संगठन के नेतृत्व ने जो तय किया है, अब उस गाइडलाइन को मान के आप काम करिए, इच्छा हो तो भी और इच्छा नहीं हो तो भी। और अगर आपने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो आपको ऐसे हाशिए पे धकेल दिया जाएगा कि आप शायद पॉलिटिकल रूप से दोबारा उठ ना पाए। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। लेकिन जहां तक सीटों की बात है, फिर भी मैं अभी कह रहा हूं कि बिकाऊ के नारे को लोगों ने अगर स्वीकार किया है, शंकरलाल तिवारी जी की बात अपनी जगह हो सकती है, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, एमएलए रहे हैं, लेकिन ये लहर तिवारी जी 22 सीटों पे तो ये वही है जो टिकाऊ बनाम बिकाऊ लेके आए हैं, और 22 सीटों के बाद 6 सीटों पर तो बच रही है प्रदेश में। आखिरकार इन 22 सीटों का होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और चुनाव इन 22 सीटों पे ही बड़ी ताकत से लड़ा गया है, और बीजेपी ने सारी ताकत भी इन सीटों पे झोंकी है। सत्यप्रकाश जी, जगदीश जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखा जा सकता है कि भाई आखिर 22 सीटें तो ऐसी हैं जहां दल बदल कर आए उम्मीदवार मैदान में हैं। आपने क्या देखा ग्वालियर चंबल में, जब चूंकि आप उस रीजन पर आपकी बड़ी गहरी पैठ है, ग्वालियर से आप आते हैं, आपने क्या देखा कि टिकाऊ बिकाऊ का ये जो स्लोगन, क्या आपको लगा कि कभी इसकी ज्वाला बहुत तेज हुई ग्वालियर चंबल में, कभी आपको लगा कि थोड़ी सी डिम हुई, या कभी आपको लगा कि फिर ये भभक उठी है? जी जी डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी। जी शरद जी, आपने बिल्कुल सही विषय की तरफ ले गए हैं। इस जो बाईपोल सूखे जो 28 सीट्स पर बात करें हम, इसके बाद ग्वालियर चंबल की थोड़ी सी भी बात करेंगे। ये इसके 4 कंटेंट्स हैं जी। एक तो रिगेन जी, एक रिटर्न जी, एक पोजीशन और चौथी पेंडेमिक। क्या बात है, बढ़िया आपने। रिगेन के लिए शिवराज सिंह जी ने ना केवल ग्वालियर चंबल जी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी है। जी जी मैनेजमेंट भूपेंद्र सिंह जी का रहा, शिवराज सिंह जी का कैंपेन रहा, बीडी शर्मा का संगठनात्मक तैयारी रही। इसके बाद रिटर्न, जैसा कि संजय जी ने कहा, जगदीश जी ने कहा कि जो कमलनाथ जी हैं वो कांग्रेस पहली बार, मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार यूनाइटेडली कंटेस्ट करती हुई पूरे प्रदेश में दिखी 28 सीट्स पर। ये भी महत्वपूर्ण, तो उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी। अब बात आती है पोजीशन की। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए बीजेपी में अभी आए हैं, तो उन्होंने ना केवल सत्ता के रिटर्न के लिए, सत्ता के रिगेन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी भी सीटें अगर भाजपा को मिल जाती हैं तो भाजपा सत्ता को रिगेन कर लेगी, लेकिन
ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई पार्टी में पोजीशन के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। चौथा बिंदु बचता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का आशय कार्यकर्ता और जनता से है। जनता ने जो बढ़ चढ़कर पैंडेमिक की स्थिति में भी टर्नआउट को बढ़ाया। जनता, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर कैंपेनिंग की। ये चार अगर इन बिंदुओं पर अपन विचार करें तो ये जो बैटल है, ये बैटल बहुत टफ है। इसको एक तरफा नहीं कहा जा सकता किसी भी कीमत पर, चाहे वो ग्वालियर रीजन हो या अदर पार्ट्स हो मध्य प्रदेश का। वहां पर सभी जगह जो भी फाइट होगी वो थिन मार्जिन से कोई आदमी सीट निकालेगा। किसी भी सीट पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कंटेस्ट है यहां पर फलानी पार्टी का कैंडिडेट 20,000 से लीड कर रहा है। एक भी मुझे मध्य प्रदेश की 28 के 28 सीट्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि चारों कंटेंट्स ने अपना रोल प्ले पूरे बाई इलेक्शन तो आप ये भी देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक में ये टिकाऊ जो की बात टर्नआउट रहती है हुआ तो है, टिकाऊ भी पोलिंग इन्हीं दोनों में। परसेंटेज, ये इसको हम काफी अच्छा माने और हेल्दी माने, क्योंकि एक महामारी के बीच में कोरोना की लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। जी 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 शरद जी, क्या है आपने देखा होगा कि लोगों में एक अवेयरनेस आई है वोटिंग करने के लिए। आपने 2008 से अगर हम देखें 2008 सर बहुत संक्षेप में, कुछ सेकंड से मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त का मैं माफी चाहूंगा। जनरल इलेक्शंस में जी जनरल इलेक्शंस में आपने देखा हो कि हर बार टर्नआउट बढ़ता जाता है। पैंडेमिक की स्थिति में 2018 में भी लोगों ने उस चीज को दिखाया है। ये मध्य प्रदेश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। बस बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद करता हूं संजय जी का, धन्यवाद तिवारी जी का, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का और धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी का। कुल मिलाकर सर जो हम इस पैनल में बैठे और बहुत संजीदगी से सभी पैनलिस्ट ने, बल्कि मैं धन्यवाद दूंगा राजनीतिक मित्रों को जिन्होंने बिना किसी उत्तेजना के, खैर अब उत्तेजना का समय तो ये जो 1.5 महीने का युद्ध था, युद्ध के मैदान में तलवारें भांज भांज के खूब शमशीरें कौंधी हैं बीजेपी और कांग्रेस की, तो वहाँ सारा जोश और सारा शौर्य जो है वहाँ उसको दिखाया जा चुका है। तो अब तो धैर्य से बैठने का और इंतज़ार करने का ही समय, लेकिन इतना तय है कि बड़ी कांटे की लड़ाई है और इस कांटे की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि नतीजा किसी एक तरफ नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वो जाएगा तो वो भी अपनी अदा से जाएगा। कैसे जाएगा अपनी अदा से? अगर वो बीजेपी के पक्ष में जाता है, जैसा आपको लगे कि यार कहाँ गया बिकाऊ टिकाऊ का मसला, ये तो बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री दिख रही है, तो वो ऐसे मिलेगा कि कांटे की लड़ाई, चाहे आप कहें 500 से 2,500 के बीच में जीत हार का फैसला हमको 10 सीट में मिल जाए, 12 सीट में मिल जाए। और इसी तरह अगर कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में होती है और बिकाऊ टिकाऊ का मसला केंद्र में होता है, तो वहाँ भी यही ट्रेंड मिलेगा कि आपको दिखेगा कि अगर कांग्रेस आगे निकली है तो कांग्रेस भी 500 से लेकर 2,500 मतों के से ऐसी कम से कम हम 1 दर्जन सीटों की अपेक्षा रख सकते हैं। क्या ऐसा ही होगा या कुछ और होगा या क्या घटेगा? तो बहुत ही दिलचस्प है साहब ये नतीजा, इंतज़ार करिए। दोनों ही दलों में बड़ा कॉन्फिडेंस है, बीजेपी में अधिक है क्योंकि बीजेपी को कम सीटों की ज़रूरत है बहुमत के लिए। कांग्रेस के लिए ये लड़ाई लंबी है, कठिन है, बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस चिंतित भी है, अभी उस तरह की प्रसन्नता के साथ सामने नहीं है। लेकिन क्या नतीजा अंतिम होगा 10 नवंबर तक इंतज़ार करेंगे, तब तक विश्लेषण का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।